नमस्कार। आज हम भारतीय इतिहास के एक बहुत ही दिलचस्प और पेचीदा दौर की बात करने वाले हैं, ब्रिटिश राज। ये कहानी है लगभग 200 सालों की। एक ऐसा समय जिसने पूरे भारतीय उपमहाद्वीप को हमेशा हमेशा के लिए बदल कर रख दिया। पर सवाल ये उठता है कि ये सब हुआ कैसे? मतलब सोच कर देखिए, व्यापारियों की एक छोटी सी कंपनी आखिर वो एक इतने बड़े और विशाल उपमहाद्वीप की शासक कैसे बन गई? यही वो सवाल है जो इस पूरी कहानी के दिल में बसा है। तो इस पूरी कहानी को समझने के लिए हम 5 पड़ावों से गुजरेंगे। पहले देखेंगे कि कैसे व्यापारी शासक बने, फिर बात करेंगे कंपनी की जीत की, उसके बाद आएगा 1857 का विद्रोह और क्राउन का शासन, फिर स्वतंत्रता की राह और आखिर में इस साम्राज्य की विरासत पर एक नजर डालेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं पहले अध्याय से, कहानी की एकदम शुरुआत से, कि कैसे ईस्ट इंडिया कंपनी एक ट्रेडिंग कंपनी से एक पॉलिटिकल पावर में तब्दील हो गई। और इस बदलावनी कहानी शुरू होती है एक क्लर्क से जिसका नाम था रॉबर्ट क्लाइव। वो भारत तो एक क्लर्क बन के आया था, लेकिन अपनी चालों से 1765 में बंगाल का गवर्नर बन बैठा। उसे ही भारत में अंग्रेजी राज का संस्थापक माना जाता है। उसने बंगाल में डुअल गवर्नमेंट यानी द्वैध शासन लागू किया। मतलब पैसा और टैक्स तो कंपनी वसूलेगी, लेकिन कानून व्यवस्था की जिम्मेदारी नवाब की होगी। कमाल की व्यवस्था थी, पावर सारी कंपनी के पास और जिम्मेदारी जीरो। कंपनी के शासन के इस शुरुआती दौर को हम मर्केंडाइल कॉलोनियलिज्म या वाणिज्यिक उपनिवेशवाद कह सकते हैं। इस दौर का मकसद बिल्कुल साफ था, पॉलिटिकल पावर का इस्तेमाल करके व्यापार पर कब्जा करो और भारत के संसाधनों को सीधे सीधे लूटो। और कंपनी कितनी क्रूर थी, इसका अंदाजा इस बात से लगाइए कि ये शब्द किसी भारतीय के नहीं, बल्कि खुद एक ब्रिटिश गवर्नर जनरल लॉर्ड कॉर्नवालिस के हैं। उन्होंने कहा था, ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी से ज्यादा लालची और लुटेरी सरकार बंगाल में कोई और नहीं है। ये बयान उस वक्त की हकीकत को बयां करता है। तो अब चलते हैं कहानी के दूसरे हिस्से में, वो दौर जब कंपनी ने सिस्टमैटिक तरीके से पूरे भारत पर अपना कंट्रोल फैलाना शुरू कर दिया। इस विस्तार के पीछे असल में 3 बड़े आर्किटेक्ट थे। रॉबर्ट क्लाइव ने नींव रखी, फिर लॉर्ड वेलेस्ली ने सब्सिडियरी अलायंस के जरिए इसे आगे बढ़ाया और आखिर में लॉर्ड डलहौजी ने विलय की नीति से इस काम को अंजाम तक पहुंचाया। अब ये जो लॉर्ड वेलेस्ली की सब्सिडियरी अलायंस थी ना, ये एक बहुत ही शातिर चाल थी। सोचकर देखिए, भारतीय राजाओं को कहा गया कि हम आपको सुरक्षा देंगे, बस हमारी सेना को अपने राज्य में रखिए, और हां, उस सेना का सारा खर्चा भी आप ही उठाएंगे। नतीजा, धीरे धीरे राजाओं की अपनी सेना, उनका पैसा, उनकी आज़ादी सब कुछ खत्म हो गया, वो भी बिना कोई जंग लड़े। इसके बाद मैदान में उतरे लॉर्ड डलहौजी, जो बहुत ही अग्रेसिव थे। उन्होंने एक नया हथियार इस्तेमाल किया, डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स या व्यपगत का सिद्धांत। इस नीति ने तो भारतीय राज्यों को हड़पने की रफ्तार को और भी तेज कर दिया। ये पॉलिसी बहुत सीधी सादी थी। अगर किसी राजा का अपना बेटा नहीं है तो वो किसी को गोद नहीं ले सकता। कंपनी उसके गोद लिए बेटे को वारिस नहीं मानेगी और उस राज्य को सीधे ब्रिटिश राज्य में मिला लिया जाएगा। सतारा, नागपुर और हाँ, झांसी, ये सब इसी नीति का शिकार हुए थे। अच्छा, इसी दौर में कुछ ऐसा भी हुआ जो देखने में तो बहुत मॉडर्न लगता है। 1853 में भारत में पहली रेलवे लाइन बिछी, टेलीग्राफ और पोस्टल सर्विस शुरू हुई। लेकिन ये एक दो-धारी तलवार थी। इन चीजों ने एक तरफ ब्रिटिश कंट्रोल को मजबूत किया, तो दूसरी तरफ भारत के आर्थिक शोषण का एक नया रास्ता भी खोल दिया। और फिर कहानी में आता है सबसे बड़ा मोड़, कंपनी के 100 साल के शासन के खिलाफ एक ऐसा विद्रोह जिसने सब कुछ बदल कर रख दिया। साल था 1857। ये सिर्फ एक साल नहीं था, ये एक भूचाल था। 100 सालों से जो गुस्सा लोगों के दिलों में दबा हुआ था, वो एक ज्वालामुखी की तरह फूट पड़ा। इस विद्रोह ने ब्रिटिश साम्राज्य की जड़ों को हिला दिया था। लेकिन एक बात समझना बहुत जरूरी है, 1857 का विद्रोह अचानक नहीं हुआ था। ये तो बस उस आग का नतीजा था जिसकी चिंगारियां पिछले 100 साल से सुलग रही थीं। चाहे वो बंगाल का सन्यासी विद्रोह हो, छोटा नागपुर का कोल विद्रोह हो या फिर झारखंड का संथाल विद्रोह, 1857 इन सब का एक मिला जुला विस्फोट था। तो इस महान विद्रोह का नतीजा क्या निकला? नतीजा बहुत बड़ा था। ईस्ट इंडिया कंपनी की भारत से हमेशा के लिए छुट्टी हो गई। 1858 के बाद भारत पर सीधे ब्रिटिश क्राउन यानी ब्रिटेन की महारानी का शासन हो गया।
अब गवर्नर जनरल को वाइसरॉय कहा जाने लगा और राज्यों को हड़पने की जगह अब कंट्रोल पर ज्यादा ध्यान दिया जाने लगा। इस नए दौर को कहते हैं फाइनेंशियल कॉलोनियलिज्म। अब लूट का तरीका बदल गया था। भारत को ब्रिटिश कैपिटल इन्वेस्टमेंट के लिए एक बड़े बाजार में बदल दिया गया। रेलवे, बैंकिंग, चाय के बागान, इन सब में पैसा लगाया गया ताकि यहां से कमाया हुआ सारा मुनाफा सीधा ब्रिटेन पहुंच सके। अब जब शासन का तरीका बदला तो उसे चुनौती देने का तरीका भी बदलने लगा। यहीं से शुरू होता है राष्ट्रवाद का उदय और संगठित राजनीतिक आंदोलनों का दौर। ये है हमारी कहानी का चौथा अध्याय। और इस नई लड़ाई की आंख में घी डालने का काम किया 1905 में हुए बंगाल के विभाजन ने। वाइसरॉय लॉर्ड कर्जन के इस एक फैसले ने पूरे देश में गुस्से की लहर पैदा कर दी। इसी के बाद स्वदेशी आंदोलन शुरू हुआ और राष्ट्रवाद की भावना और भी मजबूत हो गई। इसके बाद तो बस एक के बाद एक आंदोलनों की झड़ी लग गई। स्वदेशी आंदोलन, फिर रॉलेट एक्ट जैसे काले कानून के खिलाफ प्रदर्शन, जलियांवाला बाग का दर्दनाक हत्याकांड, फिर असहयोग आंदोलन और आखिर में 1942 का भारत छोड़ो आंदोलन, जिसने अंग्रेजों को साफ साफ संदेश दे दिया कि अब उनका यहां से जाने का वक्त आ गया है। और इसी के साथ हम पहुंचते हैं इस कहानी के आखिरी चैप्टर पर, भारत में ब्रिटिश साम्राज्य का अंत और उसकी वो विरासत जो वो अपने पीछे छोड़ गया। साल 1947, आखिरी वाइसरॉय लॉर्ड माउंटबेटन ने सत्ता तो सौंप दी, भारत आज़ाद हो गया। लेकिन ये आज़ादी एक बहुत बड़ी कीमत पर मिली, देश का दर्दनाक बंटवारा, जिसने इस उपमहाद्वीप पर कभी न भरने वाले जख्म छोड़ दिए। तो एक कंपनी जो सिर्फ व्यापार करने आई थी, उसने 200 साल तक एक पूरे उपमहाद्वीप पर राज किया। लेकिन सवाल यह है कि इस व्यापार, इस जीत और इस शासन की असली कीमत क्या थी? ये एक ऐसा सवाल है जो आज भी सोचने पर मजबूर करता है।